हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से अपने उस चैप्टर पुष्पी पादप में लैंगिक जनन में मादा जननांग की। हमने पिछले हिस्से में नर जननांग की संरचना पढ़ लिया था और नर जननांग के अंदर कैसे नर युग्मक बनेंगे ये भी देख लिया था। आज हमें इस क्लास में डील क्या करना है, मादा जननांग की संरचना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे पुष्पी पादपों में मादा जननांग कहां पर होती है और कैसे वहां पे मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा जननांग, जब हम लोग बात करते हैं पुष्पी पादपों में मादा जननांग की, तो पुष्पों के अंदर जो मादा जननांग होती है वो होती है स्त्री केसर या जायांग। सुना होगा आप लोगों ने, पिछले क्लास में मैंने खुद भी बताया था। मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्री केसर या जायांग। पुष्प के अंदर, पुष्प में मादा जननांग संरचना स्त्री केसर एकल है, अकेले है तो स्त्री केसर, ग्रुप में है स्त्री केसर या जायांग कहलाता है। यस और नो? सिखा चुके हैं पूरी बात पहले चैप्टर में। क्या कहलाता है बेटा? स्त्री केसर या जायांग कहलाता है। जब आप मादा जननांग को देखते हो, जब आप मादा जननांग को देखते हो तो आपको दिखाई देता है कि पुष्प के मादा जननांग के अंदर मूलभूत रूप से 3 संरचनाएं हैं। यहां मादा जननांग की कार्यप्रणाली को समझने के लिए कि मादा जननांग कैसे काम कर रहा है और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इसकी संरचना को समझना। और एक बार जिनको ये संरचना समझ में आ गई, उन्हें ये काम आसान लगता है और आगे की कहानी भी क्या हो जाती है, उनके लिए बहुत सरल हो जाती है। तो इसलिए बच्चे बहुत ध्यान से देखना इसकी संरचना को। क्लियर? देखें, मादा जननांग मुख्यतया 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। कितनी संरचनाएं बेटा? 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। जिसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं। मादा जननांग की जो रचना होती है इसमें मुख्यतः 3 संरचनाओं से मिलकर बनती है। पहली है वर्तिकाग्र, दूसरी संरचना है वर्तिका और तीसरी संरचना होती है इसमें अंडाशय। क्या क्या हो गया बच्चे? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब इन संरचनाओं को कैसे देखना है? हम बात कर रहे हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, बट जब आप वहां पे देखेंगे, मैं आपकी प्रॉपर संरचना बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि इन सब संरचनाओं के बड़े अपने महत्वपूर्ण योगदान है और इनकी वजह से लैंगिक जनन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं, है ना। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हैं, है ना, एक एक लाइन, वन लाइनर यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्तिकाग्र का काम क्या है? वर्तिकाग्र वह स्थान है जहां परागकण आते हैं। वर्तिकाग्र के ऊपर क्या होते हैं? परागकण आते हैं। परागकण जहां पे आते हैं वो जगह कौन सी है? वर्तिकाग्र। अंडाशय जो है स्त्री केसर का फूला हिस्सा, स्त्री केसर का
स्त्री केसर का फूला हुआ भाग, अंडाशय क्या है? ये स्त्री केसर का फूला हुआ भाग है जहां बीजांड व अंड कोशिका पाई जाती है। इसीलिए इसे अंडाशय बोलते हैं, क्योंकि यहां पे क्या पाई जाती है? अंड कोशिका। जहां पे अंड कोशिका पाई जाती है इसलिए क्या बोलते हैं? बीजांड। वर्तिकाग्र क्या है? वर्तिकाग्र दोनों के बीच का, जो दोनों को जोड़ता है। वर्तिका वर्तिकाग्र व अंडाशय को क्या करता है? वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम किसका है? वर्तिका का। चलो फटाफट इसकी संरचना देख लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया, जिसको इसकी संरचना समझ में आ गई, जो लोग इसकी संरचना के बारे में समझ गए, उनके लिए फिर बहुत आसान हो जाता है आगे का, है ना। तो आइए फटाफट इसके संरचना देखते हैं। फटाफट इसे क्या कर लेते हैं बच्चे? संरचना देख लेते हैं। देखिए जरा संरचना में क्या है। ऊपर का हिस्सा थोड़ा ऐसा मोटा फूला सा, ये वर्तिकाग्र होता है, और नीचे और ज्यादा फूला हुआ हिस्सा, नीचे क्या है? और ज्यादा फूला हुआ हिस्सा, ये है बच्चे वर्तिकाग्र। और ये जो पतली सी गर्दन जैसी संरचना है, ये है इसकी वर्तिका। और सबसे महत्वपूर्ण भाग, नीचे की तरफ जो फूला हुआ हिस्सा है, वो है जो है इसका अंडाशय। वैसे तो ये 3 प्रकार की मेन संरचनाएं पाई जाती है मादा जननांग के अंदर: वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। जब हम अंडाशय के अंदर देखते हैं तो अंडाशय के अंदर हमें एक बड़ा सा फूला हुआ हिस्सा दिखाई देता है, जिसे हम बीजांड बोलते हैं बच्चे। जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये संरचना बहुत अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आपको एक ही संरचना में बीजांड और बाकी पुष्प के सभी महत्वपूर्ण जननांग, जो भी जनन के अंदर संरचना इस्तेमाल होती है, सबके बारे में बताने वाला हूं। इसलिए बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये हो गया हमारा बीजांड। और इस बीजांड के चारों तरफ 2 परतों की एक कवरिंग होती है, जो इस बीजांड को कवर कर रही है। जरा देखिए ध्यान से कवरिंग को। ये एक परत और ये दूसरी परत। बीजांड के ऊपर द्विपरतीय कवरिंग, यस और नो? कितने परत की? 2 परत की एक कवरिंग है।
ये बेटा हो गई पहली परत, सबसे ऊपर वाली, और उसके नीचे हो गई दूसरी परत, उसके नीचे वाली। तो कुल मिला जुला के बीजांड के ऊपर एक परती या द्विपर्ती दोनों हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, बीजांड की जो कवरिंग है वो कभी एक परती और कभी द्विपर्ती दोनों हो सकती है। बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे हमने दोनों परत दिखाई है। दोनों परत का रीजन क्या है कि मुख्यतया जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जो मेनली प्लांट्स है हमारे, जिन्हें हम लोग आवृतबीजी पादप बोलते हैं, मुख्यतया आवृतबीजी पादपों में ये द्विपर्ती है ना। तो ये दोनों परत आपको दिख गई। ये रहा, ये दोनों परत आपको दिख गए। इन परतों को आप बोलते हैं, मैं इसकी बाउंड्री बना देता हूं ताकि आपको ये दो परत दिखे। ये फर्स्ट लेयर है बेटा, और इसके ऊपर ये जो लेयर है ये है इसकी सेकेंड लेयर। इसे बोलते हैं अध्यावरण, है ना, द्विपर्ती, बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अध्यावरण, जो दो परतों का है। एक बाहर वाले को आप बोल देते हैं बाह्य अध्यावरण, और अंतर वाला कहा जाता है अंतः अध्यावरण। अंदर वाला क्या कहा जाता है बेटा? अंतः अध्यावरण। तो दो प्रकार के अध्यावरण हो गए, और इसके अंदर जो संरचना देख रहे हैं, जिसे मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, ये है इस बीज का बीजांड। तो बड़ी क्लियर सी बात है इस संरचना से कि अध्यावरण बीजांड को चारों तरफ से घेरता है। यस और नो? अध्यावरण बीजांड को क्या करता है? चारों तरफ से घेरता है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जहां पे उसने नहीं घेरा है, एक हिस्सा ऐसा है जहां पे उसने नहीं घेरा है। इस सिरे को हम बोलते हैं मुख द्वार। ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल या मुख द्वार। ऐसा लगता है कि मुंह खुला हुआ है इस बीजांड का। और इसके ठीक अपोजिट, बहुत ध्यान से सुनना, पूरे संरचना में, पूरे प्रजनन में ये चलता रहेगा आपके साथ साथ। इसके ठीक पीछे का जो हिस्सा है, ये एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा ये हो गया, इसका ठीक अपोजिट हिस्सा ये दूसरा सिरा, इसे हम बोलते हैं कैलाजा या निभाग क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? कैलाजा या निभाग सिरा। जैसे वो मुख वाला सिरा है, ये क्या है? आधार वाला, जिसे कैलाजा या निभाग बोलते हैं। देखिए संरचना मैंने बोला है, मेन यही समझना है। एक बार समझ जाओगे सारा काम आपका हो जाएगा। जब आप बीजांड के अंदर देखते हैं तो बीजांड के अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं। बीजांड में क्या है? कोशिकाओं का ढेर है। जो बीजांड की कोशिकाएं हैं बच्चे, बीजांड की कोशिकाएं, ये कही जाती हैं बीजांड काय कोशिका। इसकी जो कोशिकाएं हैं बीजांड की, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं बीजांड काय
कोशिका या न्यूसेलस की सेल बोला जाता है इन्हें। क्या बोलते हैं? बीजांड काय कोशिका या न्यूसेलस की सेल बोला जाता है। तो देख रहे हैं वर्तिकाग्र वर्तिका में तो इतने कुछ नहीं, बट इसमें बहुत सारा मसाला है, 2 हिस्से, एंड, ये सब चीजें देख लिया। ये एक तरीके से हमारा एक स्त्री केसर है जो ऐसे पाया जाता है। इसमें भी एक बहुत और बढ़िया सी बात बता दूं जो आपके आगे आपको काम ही आएगा। या अंडाशय की दीवार से ये जुड़ा होता है, अंडाशय की दीवार से इसका ये हिस्सा जुड़ा होता है एक डंडी जैसी संरचना से, दिख रहा है इसे, ये जहां से जुड़ा है ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसे जो जोड़ रहा है इसे हम कहते हैं बीजांड वृंत। क्या कहते हैं इसे? बीजांड वृंत। बहुत ध्यान से, मतलब जो वृंत मतलब डंठल जैसा पतला सा संरचना अंडाशय से बीजांड को जोड़ रहा है उसे क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। जिस जगह पे जुड़ रहा है ये, जिस जगह पे जुड़ रहा है, मैं जगह को थोड़ा सा अलग करना चाह रहा था अगर आपको दिखे, अंडाशय के जिस भाग पे ये जुड़ रहा है इस हिस्से को हम बोलते हैं प्लेसेंटा। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा या अपरा। इसे प्लेसेंटा या अपरा कहा जाता है। समझ में आया? तो प्लेसेंटा से जुड़ गया बीजांड वृंत की मदद से बीजांड, और इस तरीके से एक स्त्री केसर की संरचना पुष्प के अंदर रहती है। जब भी जो नर जननांग को लेके चलने वाला संरचना है जिसे हम लोग बोलते हैं परागकण या नरोद्भिद, जहां से नर युग्मक बनेगा, नर युग्मकोद्भिद या परागकण जो बना है वो परागकण प्रस्फुटन के बाद, पुष्प से निकलने के बाद वो आके यहीं वर्तिकाग्र के ऊपर बैठेगा। यहाँ पे क्या होता है? वो आके बैठता है और यहीं से ऐसे नली जैसी संरचना निकालता है जिसे हम लोग पराग नलिका बोलते हैं। तो क्या होगा? ये सब कहानी होगी बाद में। एक बस आपको एक बेस बात बताया जा रहा है, परागकण यहाँ पे है और इसे आपने क्या बोल दिया? इसे आपने बोल दिया पराग नलिका। परागकण और पराग नलिका, कुछ ऐसी संरचनाएं बननी है। स्पष्ट है बच्चे? ध्यान से देखें और कि जब हम ये प्रॉपर संरचनाएं देख ले रहे हैं कि मादा जननांग के अंदर क्या क्या है, तो आपको ये संरचनाएं दिखाई देती हैं। अब हमें मादा जननांग तो पता चल गया, संरचना समझ में आ गई, मादा जननांग के अंदर क्या क्या चीजें हैं, संरचना समझ में आ गई। हमें पता चल गया कि इसके अंडाशय वाले हिस्से में बीजांड है। क्या है बच्चे? बीजांड है। और इसके अंडाशय के अंदर ही बीजांड की जो कोशिकाएं हैं उन्हें क्या बोल रहे हैं हम? बीजांड का है। बीजांड जनरली 2 परतों से ढका हुआ है। अब यहाँ पे आपको मेन चीज क्या समझना है, जरा देखिए। हमें तो ये समझना है ना कि मादा जननांग के अंदर अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है, बट उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, यह भी काम आएगा। कुछ पुष्पों में एक ही स्त्री केसर होती है, एक ही स्त्री केसर होती है। मतलब कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें एक ही ऐसी संरचना पाई जाएगी, इन्हें एक अंडपी पुष्प कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक अंडपी पुष्प। देखो यार, जहां पे एक ही रहेगा वहां पे जब यहीं से बीजांड भी एक बनेगा और बीजांड के अंदर बनने वाली अंड कोशिका भी एक ही बनेगी। जब एक ही ये संरचना होगी, ऐसे पुष्प को क्या बोलते हैं? एक अंडपी पुष्प। देखो और
कुछ पुष्पों में स्त्री केसर की संख्या, कुछ पुष्पों में क्या है, ये स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होती है। कुछ पुष्पों में स्त्री केसर की संख्या एक से ज्यादा होती है, बहुअंडपी पुष्प कहलाते हैं। एक से ज्यादा होती है तो क्या कहते हैं उन्हें, बहुअंडपी। मतलब यहां पे बहुत सारे, यहां पे क्या है सीन, यहां पे बहुत सारे अंडाशय हैं, इसलिए बहुअंडपी। अब ये जो अंडाशय बहुत सारे होते हैं तो ये भी दो अवस्था में, कभी कभी तो ये सभी अंडाशय एक साथ जुड़े हुए, सभी के सभी कार्पल्स क्या है, एक साथ जुड़ी हुई है, तो इन्हें बोलते हैं सिंग कार्पस, सॉरी हिंदी में इन्हें बोलते हैं युक्तांडपी। जब ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, युक्तांडपी। देख लो ऐसा बनाया एक, इसी के साथ ये देखो जुड़ा हुआ, यहां पे जुड़ा हुआ दिख रहा है, युक्तांडपी हो गया। दूसरा तीसरा बनाओगे वो भी यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो जब ये जुड़े हुए होते हैं इन्हें आप क्या बोल देते हो, युक्तांडपी। और जब ये अलग अलग हैं तो उसे आप बोल देते हैं विमुक्तांडपी। विमुक्तांडपी कब, जब ये सब संरचनाएं अलग अलग हैं। ये देखो कोई फ्यूजन नहीं है बहुत सारी, लेकिन सब क्या है, अलग अलग, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो ये इसलिए सीखना है कि हम जब बाद में जाके पुष्प के बीज बनाएंगे निषेचन के बाद, तो कुछ फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक बीज है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनके अंदर बीजों की संख्या एक से ज्यादा होती है। तो वो बीज एक कैसे बना, एक से ज्यादा कैसे बना, वहां पे हमें ये टर्मिनोलॉजी चाहिए, और वैसे भी आपके पुस्तक में दे रखा है। तो आप लोगों को यहां से जो मादा जननांग है पुष्प का, उसकी संपूर्ण संरचना समझ में आ गई बच्चे, संपूर्ण संरचना समझ में आ गई। अब हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। चलो बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं कि मादा जननांग के अंदर मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। किसकी बात करेंगे अब हम, मादा युग्मक। मादा युग्मक का निर्माण। मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, मादा युग्मक के निर्माण को हम बोलते हैं बच्चे गुरु बीजाणु जनन। क्या बोला जाता है ये, गुरु बीजाणु जनन। जैसे पहले वाले में बताया था ना, नर युग्मक के निर्माण को क्या बोल रहे थे हम लोग, लघु बीजाणु जनन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन। जरा सीखेंगे, समझेंगे कि कहां पे क्या कैसे हो रहा है। मुख्यतः ये सारा कार्यक्रम चल रहा है बीजांड के अंदर, इसलिए मैं बीजांड की संरचना ही यहाँ पे बनाऊंगा। मैं यहाँ पे मेनली क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे मेनली बीजांड की संरचना बनाऊंगा। मैं बाकी सारी संरचना यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा, बीजांड की संरचना बना रहे हैं। और बीजांड के अंदर कैसे ये बीजाणु जनन हो रहा है, ये बात हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है बच्चे, देखो जैसे ही लिया मैंने बीजांड, क्या हो रहा है ध्यान से देखें। एक काम करते हैं, अब बीजांड जैसा मैंने पहले बनाया था वैसा ना बना के बस एक गोल सी संरचना ले रहे हैं। हम समझ गए, बीजांड बन गया। बीजांड के ऊपर, इसके ऊपर क्या होगी, दो परतों की अध्यावरण होती है, मुख्यतः दो परतों की, कभी कभी एक परती भी। यस और नो जो बनाया है हमने। यहां पे बीजांड काय की कोशिकाएं हैं, ध्यान दें। बहुत अच्छे से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़े अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें, है ना। तो सभी चीजों को अच्छे से समझने के लिए आपको बहुत फोकस होकर सुनना पड़ेगा। तो आप सुनते रहें और ये भी देखें कि मैं कैसे बना रहा हूं,
क्योंकि अगर आपने इसको पुस्तक में तो बना बनाया देखते हैं, अगर साथ में बनाते हुए देख लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाता है। ये कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा? अभी हमने बात की, ये हैं बीजांडकाय कोशिकाएं। यस और नो? ये क्या है? बीजांडकाय कोशिका, जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस की सेल। कौन सी सेल्स है ये? न्यूसेलस की सेल्स है, राइट। बीजांडकाय की कोशिका। ध्यान से देखें, यहां पे दो हिस्सा हमने पहले ही लिख लिया था। हमने इस हिस्से को बोल दिया था, अगर आपको याद है तो हमने इस हिस्से को बोला था कि ये कैलाजा या निभाग क्षेत्र है। याद आ रहा है? और ये वाला जो सिरा है, इसे हमने बोल दिया था कि ये माइक्रोपाइल या मुख वाला क्षेत्र है। दो क्षेत्र हैं, इसके ऊपर बच्चे अध्यावरण है। आप समझिए मेरी बात, पूरा हमने बनाया नहीं फिर से, बट यहाँ पे अध्यावरण उपस्थित है। आ रहा है समझ में आपको? अध्यावरण उपस्थित है। हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की। किस क्षेत्र की? माइक्रोपाइलर रीजन की। ये जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं, जो बीजांडकाय की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं में बहुत सारा पोषण होता है। क्या होता है? बहुत सारा पोषण, बहुत सारा खाना पानी है इनके पास। इनके पास जो खाना पानी है, ये वो खाना पानी ट्रांसफर करते रहते हैं। और इंपॉर्टेंट बात यहां पे शुरू होती है कि मुख के तरफ, किधर? इस मुख के तरफ की कुछ कोशिकाएं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि कहां की कोशिका की बात हो रही है, ध्यान देने वाली बात यह है, मुख के तरफ की कुछ कोशिकाएं, मतलब इधर की कोशिकाएं जो हैं, जो माउथ के साइड हैं, जो माइक्रोपाइल के तरफ हैं, इन कोशिकाओं में अचानक से भोजन संचय बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण बात क्या है? किधर की कोशिकाओं में? किधर की कोशिकाओं में? इससे ज्यादा बेहतर तरीके से मैं ऐसे ही दिखा सकता हूं शायद। इधर की कोशिकाओं में खाना पानी बढ़ गया। इन कोशिकाओं में क्या हो गया? खाना पानी बढ़ गया, जो मुख के तरफ है, माउथ के तरफ। देखो यही तो है ओपनिंग के साइड में। इन कोशिकाओं में खाना पानी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं, जैसे इनके अंदर खाना पानी बढ़ा, ये देखो इनके अंदर मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे खाना पानी बढ़ गया है। ये कोशिकाएं जो मुख द्वार के तरफ पाई जाती हैं या मुख के सिरे पे पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं के अंदर खाना पानी बढ़ जाता है। और इन बीजांडकाय की कोशिका ही जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है, ध्यान से देखना, बीजांडकाय की कोशिका जो मुख के तरफ है, इन्हीं में से एक कोशिका क्या बन जाती है? बन जाती है गुरु बीजाणु मातृकोशिका। क्या बन जाती है बेटा? गुरु बीजाणु मातृकोशिका। यहां पे आपको सिखाना है एक और बढ़िया सी बात। यहां पे तो जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है? ये भी बन गई, ये भी बन गई ना। सारी की सारी नहीं बनती, सारी की सारी नहीं बनती। फिर क्या होता है सर? इसमें से जो कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, बीजांडकाय की कोशिकाएं, इन बीजांडकाय की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो बन सकती हैं पराग बोल रहे हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो जैसे अगर ये फाइनल हो गया कि यार ये भी मातृकोशिका, ये भी मां बन सकती है, ये भी मां बन सकती है, ये वाली कोशिका बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब अगर ये मां बनती है तो इसके पास इतना खाना पानी है कि ये भविष्य के लिए एक बेहतर अंडे का निर्माण करेगी। मतलब एक ऐसा अंडा बनाएगी जिससे जो बीज बनेगा वो बीज पादप जरूर उत्पन्न करेगा, एक स्वस्थ पेड़ पैदा कर सकती है। तो यहां की जो कोशिकाएं है ना, ये अपना खाना फिर इसको देने लगती है। और अचानक से आप देखेंगे कि मुख के सिरे पे एक कोशिका का आकार बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि सबने अपना खाना, सबने अपना कोशिका द्रव्य इसको दे दिया। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या होती है? यह मुख के सिरे पे
मुख्य सिरे पे, मतलब माइक्रो इधर नहीं इधर, या मुख्य सिरे पर पोषण इकट्ठा करके मुख्य सिरे पर पोषण इकट्ठा करके अपना आकार बढ़ा लेने वाली, अपना आकार बढ़ा लेने वाली कौन सी कोशिका है? बीजांडकाय की कोशिका है। बीजांडकाय की कोशिका है, ये और कुछ नहीं है क्या? बीजांडकाय की कोशिका है जो मादा युग्मक उत्पन्न करने वाली है, जो मादा युग्मक उत्पन्न करती है। समझ में आया? कहाँ पे है ये? ध्यान से देखना, ये कहाँ पे है? ये है मुख्य सिरे पे, पोषण इकट्ठा कर लिया, पोषण इकट्ठा कर लिया। ये ओरिजिनल रूप से बीजांडकाय की ही कोशिका है। इसने पोषण इकट्ठा किया, पोषण इकट्ठा करके अपना आकार बदल लिया, और आकार बदल के इसे अब क्या बोलने लगे हम? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, और ये युग्मक उत्पन्न करने वाली है। तो जरा आप सोचते हैं कि युग्मक उत्पन्न कैसे हो रहा है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। मादा युग्मक बन कैसे रहा है, जरा देखिए। ये है बीजांड की कोशिका। अब मैं सारी कोशिकाएं नहीं बना रहा, अब फिर से बना रहा हूं बीजांड। बीजांड में अब सिरा आपको याद रखना है बच्चे, सिरे का ही सारा का सारा खेल है। ये वाला हिस्सा है निभाग का, यस और नो? ये वाला हिस्सा है निभाग का, और ये हिस्सा जिसे हम लोग मुख बोल रहे हैं, या बीजांड द्वार वाला हिस्सा है। मुख या बीजांड द्वार भी बोलते हैं। देखो सीधी सी बात है यार, मैं मुख किसके लिए बोल रहा हूँ? मुख मतलब माइक्रोपाइल, ताकि ये जो रास्ता है ना बीजांड के अंदर, तो यहीं से जा सकते हो, बाकी तो बीजांड पूरा अध्यावरण से कवर है, यस और नो? अध्यावरण ने तो पूरी जगह से कवर कर रखा है ना बीजांड को। ये जो दोनों अध्यावरण इसने कवर कर रखा है चारों तरफ से, सिर्फ यही हिस्सा खाली है, तो इसे मुख भी बोलते हैं। और इसे ये भी नाम सुन लीजिए एक बार, क्योंकि कहीं कहीं पे कुछ पुस्तकों में ये भी लिखा होता है, इसे बीजांड द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बीजांड द्वार। की इस बीजांड के अंदर घुसने का रास्ता यही है। तो वही बोल रहे हैं कि दो सिरे हैं, निभाग या मुख, यस और नो? बीजांड द्वार। हमें पता चल गया कि किधर के तरफ बनी गुरु मात्र कोशिका, किधर के तरफ बनी? बीजांड द्वार के तरफ। ये क्या है? ये है गुरु मात्र कोशिका। और इस गुरु मात्र कोशिका में अब क्या होता है? इस गुरु मात्र कोशिका के अंदर खाना पानी इसके पास आ ही गया है। अब ये सब इसके अंदर ही चल रहा है, ये आपको समझते रहना है कि जो भी काम चल रहा है इसके अंदर चल रहा है। हर जगह इसको हम बार बार बना नहीं रहे, बट चल इसके अंदर ही रहा है, यस और नो? इस जगह पे हुआ क्या? इस जगह पे हुआ बेटा अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। सीखना चाहते हो या रटना चाहते हो? रटना चाहते हो तो रट लो अर्धसूत्री विभाजन, रटना चाहते हो तो रट लो अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन सीखना चाहते हो अगर, तो बच्चे बात सुन लो। हम पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादप, और पुष्पीय पादप एक उच्च पादप है, यस और नो? एक हायर प्लांट है। और उच्च पादपों की जो संरचनाएं होती हैं, जो मूल संरचनाएं होती हैं, वो होती हैं बीजाणु उद्भिद, यानी द्विगुणित। याद आया क्या? याद आया क्या? द्विगुणित होती है। और मैंने सिखा रखा है पहले पिछले चैप्टर में कि जब भी द्विगुणित से द्विगुणित बनना है, जब भी द्विगुणित से द्विगुणित बनना है लैंगिक जनन विधि से, तो वहां पे एक ही टाइप का विभाजन संभव है। क्या? अर्धसूत्री। वहां पे समसूत्री। ऐसा नहीं कि द्विगुणित से द्विगुणित बनना है तो एक ही है। द्विगुणित से द्विगुणित बने लैंगिक जनन द्वारा, तो वहां पे विभाजन कैसा होता है? अर्धसूत्री होता है, यस और नो?
यहाँ पे गुरु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन से सिरे पे हो रहा है? बीजांड द्वार या मुख के सिरे पे विभाजन होगा अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन से बच्चों हमेशा, ये आपको याद रहना चाहिए, अर्धसूत्री विभाजन से हमेशा ही कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 4 कोशिकाएं। अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होगा। अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा, जब भी मियोसिस होगी, तो हमेशा 4 डॉटर सेल्स बनती है। कितनी डॉटर सेल्स बनती है? 4। तो इसके विभाजन से यहां पे 4 कोशिकाएं बन गई। 1 2 3 4। अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा ही हमने पॉलन ग्रेन के अंदर भी किया था। थोड़ा और बड़ा बनाओ। पॉलन टेट्राड बोला था, यस और नो? यहां पे टेट्राड जैसी कंडीशन नहीं है, लेकिन हाँ 4 कोशिकाएं बनती है। कौन से सिरे पे बनती है? वो सिरा हमेशा याद रखेंगे। ये क्या है? बीजांड द्वार के तरफ। क्या लिखेंगे? बीजांड द्वार के तरफ इस गुरु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं, 4 संतति कोशिकाएं बनती है। यस और नो? ये हो गया हमारा निभाग वाला क्षेत्र। फिर से 4 संतति कोशिकाएं बनती है। ध्यान से देखिए, अब यहां पे जो कोशिका मुख्यतया एक कोशिका, कोई एक कोशिका, यहां से 3 कोशिकाएं चली गई। अब फिर से ये डिसाइड होगा, ध्यान से सुने, फिर से ये डिसाइड होगा कि कौन भविष्य के लिए बेहतर अंड कोशिका बना पाएगा, किससे अच्छा बीज बनेगा। अब मान लीजिए यहां पे मैंने प्रायोरिटी दे दी कि भाई साहब अगर आपने इसको बनाया, 4 बनेगी, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर आपने बोला कि इसको बनाया तो बढ़िया बनने वाला है, अगर आपने इसको बनाया तो ये बढ़िया एक बनेगा, तो ये बाकी तीनों, ये अपना खाना, ये बाकी सारी कोशिकाएं अपना पोषण क्या करती हैं? इसको दे देती हैं। क्या करती हैं? इसको दे देती हैं और खुद हो जाती हैं अपभ्रष्ट। मतलब हुआ क्या यहां पे? अब फिर से देखो, 4 संतति कोशिकाओं से, 4 संतति कोशिकाओं में से तीन अपघटित हो जाती हैं केवल एक संतति कोशिका चार में से 3 क्या हो गई? अपघटित हो गई, डीजनरेट हो गई। केवल एक संतति कोशिका ही आगे के विकास में हिस्सेदारी लेती है। 3 क्या हो गए? गायब। सिर्फ एक क्या कर रही है? एक आगे के विकास में हिस्सेदारी दिखाती है। चलो भैया देखते हैं। 4 बनी थी, 4 में से 3 डीजनरेट, 1 रह गई, और वो 1 जो रह गई इसकी हिस्सेदारी क्या होती है? इसकी हिस्सेदारी होती है, इसका काम होता है बनाना भ्रूणपोष, है ना। यहां पे जो आगे के विकास में हिस्सेदारी दिखाती है, कार्यरत कोशिका भ्रूणपुटी भ्रूणपुटिका का, कार्यरत कोशिका क्या करती है? भ्रूणपुटिका का निर्माण करती है, जिसे हम एम्ब्रायो सैक भी बोलते हैं। भ्रूणपुटिका या भ्रूणकोश, चलो दोनों लिख देता हूं। भ्रूणपुटिका या
भ्रूण कोश। भ्रूण कोश का निर्माण करती है। और यही भ्रूण कोश जब बनेगा या भ्रूण पुटिका बनेगी, इसके अंदर ही हमारे जननांग भी विकसित होंगे। ये कैसे होता है? बहुत बहुत मजेदार प्रोसेस है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये कैसे होता है ये सिखाऊंगा बच्चों आपको अगली क्लास में। आज क्या क्या सीखा हमने? आज हमने शुरू किया था मादा जननांग से। मादा जननांग के जो भाग होते हैं, इसके मुख्य भागों की बात कर ली। मुख्य भाग कहाँ पे हैं, कौन से हैं? हमने ये भी सुना कि एक पुष्प के अंदर ये भाग एक, मतलब ये मादा जननांग एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद हमने सुना मादा युग्मक का निर्माण कैसे होगा, कैसे होगा गुरु बीजाणु जनन। तो हमने सीखा कि बीजांड काय की कोशिका ही गुरु बीजाणु जनन के अंदर सहायक भागीदारी दिखाती हैं। बीजांड काय की ही कुछ कोशिकाएं जो बीजांड द्वार या मुख की तरफ होती हैं, वहां से कुछ कोशिकाएं परिवर्तित हो जाती हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर विभाजन से यहां पे बनते हैं आगे की कोशिकाएं, जो जब हम देखते हैं तो यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 कोशिकाएं बनती हैं बीजांड द्वार के तरफ। इन 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं अपघटित हो जाती हैं। सिर्फ एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में से जो संतति कोशिका बनी है, उसमें से सिर्फ एक कोशिका जीवित रह जाती है चतुस्क में से, है ना। बीजांड द्वार के तरफ क्या बनती है यहाँ पे? कोशिका चतुस्क। गुरु बीजाणु चतुस्क, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा? गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 मैक्रो, हिंदी नहीं, सॉरी अंग्रेजी नहीं, हिंदी। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इनका चतुस्क बनता है कौन से सिरे पे? बीजांड द्वार पे, जिस चतुस्क में से एक कोशिका ही सिर्फ एक्टिव रह पाती है, बाकी 3 क्या हो गए? गायब। और जो कोशिका एक्टिव है, यही एक्टिव कोशिका क्या बनाती है? यही भ्रूण कोश या भ्रूण पुटिका बनाएगी। ये कैसे बनता है ये आप लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।